A told B, when I was old as you are now, then your age was 14 years less than half of my present age. If the sum of the present age of half of 4 years less than half of my present age. If the sum of the present age of A and B is 61 year, then what is B's present age? Okay. जैसे हमने क्या कहा कि आप सबसे पहले क्या मान लीजिए कि जो A की प्रेजेंट एज है वो X ईयर है और B की प्रेजेंट एज को मान लो Y ईयर है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैंने एक इक्वेशन बनाई थी। अगर नीचे वाली कंडीशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्या लास्ट में जो लिखा हुआ है, क्या इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की प्रेजेंट एज का सम, तो पहली इक्वेशन अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 61 बनेगी क्या? ओके। अब बेसिकली आपको समझना ये है, जो सेकंड इक्वेशन जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है उसमें से आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है क्या? ए बी से कहता है when I was old as you are now, जितने साल के आज तुम हो, जब मैं तुम्हारी उम्र के इक्वल था, then your age was 4 year less than the half of my present age. ओके okay? अब इस पे स्क्रीन पे हल्ला दो तो समझाते हैं इसको। तो पहली क्वेश्चन तो ये है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब जो तुम्हारी एज थी वो मेरी एज के हाफ से 4 ईयर कम थी। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए, अगर ये एक्स है ये वाई है, हाँ, और इसकी मैं यहाँ पे ये क्या मान, यहाँ पे तो ऐसे क्लियरली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ए जो है वो बी से बड़ा है ना? तो ये बताइए, पहले इसको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर इक्वेशन लिखूंगा, जैसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, तो बोला क्या जा रहा है कि जब मैं तुम्हारा व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू वर नाउ, जब मैं तुम्हारी उम्र के बराबर था, तो उस समय जब मैं तुम्हारी उम्र के बराबर रहा होऊंगा, तो उस समय जो तुम्हारी एज है, उस समय जो तुम्हारी एज है वो मेरी प्रेजेंट एज के हाफ से 4 कम होगी, यही बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी क्या ये इक्वल लिखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू x/2 - 4, ये आपकी इक्वेशन 2 बनेगी। अब इसी को समझना है बच्चों। अब कैसे समझ, हाँ देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू मान ले रहा हूँ, मेरे को आंसर पता है सपोज करिए, ठीक? मान लीजिए एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, कुछ मान लेते हैं, सपोज करो एक्स बड़ा है वाई से, तो हम एक्स की वैल्यू को मान ले रहे हैं 45 ये, ठीक है? एक्स की वैल्यू को 45 मान ले रहे हैं और वाई की वैल्यू को हम कुछ भी मान ले रहे हैं। मान लो वाई की वैल्यू को हमने मान लिया 24 साल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक्स की वैल्यू हमने 45 मान ली, वाई की वैल्यू 24 मान ली, जरूरी नहीं। ये हाँ, ये ध्यान रहे कि दोनों का सम 61 आएगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पर मान रहा हूँ, तो जरूरी नहीं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? और कौन है ये? हाँ, तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ कि एक्स की उम्र 45 साल है, वाई की उम्र 24 साल है। ये इसमें बैठाने मत लगना कि सर एक्स प्लस वाई तो 61 है, तो आपने ये क्यों लिया? बस केवल इसको समझाने के लिए बोला क्या जा रहा है। देखिए, एक्स ग्रेटर देन वाई है, यहाँ से आपको दिख रहा है। इस वाले ने इससे कहा, वाई को कहा, यानी बी को कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि जब ए की उम्र कितनी साल थी? 24 साल थी। जब मैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो जो तुम्हारी एज थी, जो तुम्हारी एज थी वो मेरी प्रेजेंट एज के हाफ से, मेरी प्रेजेंट एज के हाफ से 4 साल कम थी। यही तो बोला जा रहा है। अब यहाँ पर है क्या? अगर ये बताइए, अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस प्रेजेंट में देखा जाए, तो 45 माइनस 24 बराबर 21। 21 साल एज की, 20 कहाँ जी, 21 आएगा, 21 है। हाँ, तो यानी अगर प्रेजेंट में बात किया जाए तो ए 21 साल बड़ा है।
तो इस सिचुएशन में जब वो कंडीशन बता रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो तब भी वो इतना ही साल बड़ा होगा या ज्यादा या कम बड़ा होगा, है ना। भाई अगर मान लो अभी राहिल की एज है 16 साल, हर्षराज चंदानी की एज है 22 साल। दोनों की एज में दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, 6 साल का डिफरेंस है, सपोज करो 6 साल का डिफरेंस। अब मैं इसमें कुछ कंडीशन लगा के कह दूं कि ये हर्षराज चंदानी बोल रहा है कि राहिल जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो भाई जब ये तुम्हारी उम्र का था यानी जब हर्षराज चंदानी 16 साल का था, तब तब बताओ ये राहिल कितने साल का रहा होगा। 10 साल का रहा होगा तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो दोनों की प्रेजेंट एज की बात हो या कुछ समय पहले की बात हो, दोनों के एज डिफरेंस सेम रहेंगे कि नहीं। और एज डिफरेंस हमने निकाला कैसे, जो बड़ा था उसकी एज में से, तो अगर इसकी एज एक्स है और इसकी एज वाई है सपोज करो आप, तो इनकी एज डिफरेंस एक्स माइनस वाई होगी। अब थोड़ा सा वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्स माइनस वाई देखिए हमने यहाँ पे किया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए बी से बोलता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। अच्छा ये जो अभी ये इधर जो आप देख रहे हो ये ए के लिए है, ये एलएचएस आप ए के लिए देखिएगा, ठीक है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो तुम्हारी एज, यानी जब मैं वाई उम्र का था तो तुम्हारी एज मेरी प्रेजेंट एज के हाफ से 4 साल कम थी। तो क्या बराबर आया क्या। तो हमने क्या किया, भैया देखो, अगर इन दोनों की प्रेजेंट एज में हमने क्या बोला कि एक्स माइनस वाई का डिफरेंस है ना। तो यानी जो ए है वो बी से इतना ईयर बड़ा है कि नहीं। तो अगर हम ए की एज में, किसकी एज में, ए की एज में, क्यों, क्योंकि ए बोल रहा है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी ए जब वाई ईयर का था, यही तो बोल रहा है ना। तो एक ही एज में हमने किसको माइनस कर दिया, जितने साल वो बड़ा था। भाई अगर वो 4 साल बड़ा था या 10 साल, जितने भी साल बड़ा था, अगर उतने को हम माइनस कर दें, तब दोनों की उम्र इक्वल आ जाएगी कि नहीं। बीच बीच में अभी जैसे अभी नॉर्मल है, अभी क्या हम एक्स और वाई को क्या इक्वल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। लेकिन अगर आपको यही मान लो मैं कहूं कि नहीं इक्वल करना है, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि जितना ये बड़ा होगा, जैसे एक्स बड़ा है कितना साल, एक्स माइनस वाई साल। जी। तो इसमें जैसे जितना साल ये बड़ा होगा, या तो इधर वाले में अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि एक्स जो है वो वाई से कितना देखिए बड़ा है, एक्स माइनस वाई ईयर बड़ा है। तो अगर मैं एक्स में से एक्स माइनस वाई को माइनस कर दूं, तो ये वाई के इक्वल होगा कि नहीं, है ना। तो बस वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पकड़ना है, जो दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है। देखो अगर आप केवल इतना इक्वेशन लिखते हो, तो जो कि सभी के माइंड में है भी, y इक्वल्स टू इक्वेशन होना चाहिए, आपको सभी को ये लग रहा है जैसे क्या इक्वेशन होना चाहिए, y इक्वल्स टू x/2 - 4, यही लग रहा है, यही इक्वेशन होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन को पढ़ के यही बनाए थे। बस केवल दिक्कत किसकी है कि जो वाई है उसमें हमने इस चीज को माइनस किया है। और क्यों माइनस किया, देखिए अभी ये जो वाई लिखा हुआ है ये बी की एज नहीं है, ये किसकी एज बोला जा रहा है, ए की एज है। क्योंकि 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 ए ने बी से बोला क्योंकि ए ने बी से बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी भाई तुम्हारी उम्र का था मतलब बी अगर आज वाई ईयर का है, तो ए बी से बोला कि जब मैं वाई ईयर का था, तो तुम्हारी जो एज थी वो एज मेरे प्रेजेंट एज के हाफ से 4 कम थी। तो अभी इक्वल तो आया नहीं ना। अभी तो ये हुआ ना कि जब मैं तुम्हारी, बिल्कुल, अभी तो केवल ये बनाना क्या कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि जब ए बी से बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये ए है और ये बी है।
ए बोल रहा है बी से कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी एज मेरी प्रेजेंट एज के हाफ से 4 कम थी। यही तो बोल रहा है। बीच में इक्वालिटी कहां से आ गई? अभी तो इक्वालिटी आएगी नहीं। अब इक्वालिटी तब आएगी कि जितना, अब ये जो ए है वो जितना साल बड़ा था बी से, और उतने को यहाँ पर हम माइनस कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? या फिर आप चाहो तो इस क्वांटिटी को इधर प्लस भी कर सकते हो, बात एक ही है। ओके, तो बस इतना अगर समझ में आ गया तो अब इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस अंदर जाएगा, इक्वल्स टू एक्स बाई टू माइनस फोर, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू माइनस फोर। तो ये हो जाएगा टू, एलसीएम ले लो, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एट बाई टू। अब टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4y माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एट। अब इन दोनों को इधर भेज दो, माइनस एट को इधर, तो ये माइनस टू एक्स आर एच एस में आएगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y और इक्वल्स टू में 8। ये बच्चों हो गई इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको केवल b की वैल्यू चाहिए, मतलब y की वैल्यू आपको निकालना है। b की प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है, यानी तो सॉल्व करेंगे तो अगर मैं पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 वन जा 4, 4 6 जा 24। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 252। तो x इक्वल्स टू 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। x की वैल्यू 36 आ गई, हमें y चाहिए और हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये कह रहा है कि x प्लस वाई 61 के बराबर है। x की जगह पे 36 रख दीजिए, y की वैल्यू हो जाएगी 61 माइनस 36 यानी कि 25, 25 साल। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 साल। समझ में आया सभी को? हाँ बेटा। अरे यार मैंने भी कर दिया। पहली इक्वेशन देखो बेटा क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 61, यही थी पहली इक्वेशन। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 244। और जो दूसरी इक्वेशन थी उसके साथ फिर हमने ऐड किया। अच्छा, आप जरा एक बार वेरिफिकेशन थोड़ा सा देख लोगे तो आपको कंप्लीटली ये समझ में भी आ जाएगा, फिर खत्म ये क्वेश्चन। आंसर तो आपका आ गया है कि y की वैल्यू 25 साल। हाँ, देखिए ए की उम्र अब हमें पता चल गई, बी की उम्र पता चल गई। ए की उम्र प्रेजेंट उम्र कितनी है? 36 साल है, और बी की प्रेजेंट उम्र 25 साल है। यही है कि नहीं बच्चों? और 36 और 25 को ऐड करोगे 61 आ भी रहा है। अब जरा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। ए बी से कह रहा है, ए बी से कह रहा है कि जब मैं 25 साल का था तो जो तुम्हारी एज है, यानी जो बी की एज है, जो तुम्हारी एज है वो मेरे प्रेजेंट एज के हाफ से 4 कम थी। तो बोल रहा है, अब जब इसका हाफ करोगे तो 18 माइनस 4, ये 14 आ जाएगा कि नहीं? है ना? क्या है? 25 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। अब इक्वल कब होंगे? देखो ए 36 साल का है, ये 25 साल का है, ए बी से 11 साल बड़ा है कि नहीं? अगर इसमें से अगर वही आप माइनस कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? और यही काम किया गया था वहां पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हर्षराज चंदानी है क्या यहाँ पे? बेटा अपना क्वेश्चन बोलो, तुमने क्वेश्चन भी भेजा था। रूट एक्स प्लस वाई।
हम्म, कोई बताए? हाँ हाँ ठीक है, कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बेटा, करते क्या है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। मैं लगा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम y इक्वल्स टू 3 - रूट x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओके। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में इसको रख दीजिए, 3 - रूट x इक्वल्स टू 5। यही होगा? क्यों बच्चों, यही होगा ना? अब ये क्या होगा, x को आप इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा √3 - रूट x इक्वल्स टू 5 - x। यही होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, इधर रूट हट जाएगा बाहर वाला, और इधर हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए है क्या, एक्चुअल में ये चैप्टर ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है। 3 - रूट एक्स इक्वल्स टू, जब आपको ओपन करोगे, ये आएगा 5 + x, सॉरी 25 + x² - 10x। यही आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, है ना? अब इसको करोगे क्या आप लोग, इस रूट एक्स को चाहे तो इधर भेज के 25 को उधर भेज दो। कहने का मतलब रूट एक्स को इधर ही रखे रहो, चाहे तो -√x इक्वल्स टू, ये 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 22 + x² - 10x। यही हुआ, है ना? अब काम क्या है, देखिए हमारा काम है रूट हटाना। रूट तभी हटेगा जब फिर से आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर भी आप स्क्वायर करिए और इधर भी आप स्क्वायर करिए। इधर तो x बचेगा, बचेगा कि नहीं? और इधर इधर ये क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a² + b² + c² + 2ab। लेंदी जाएगा बेटा, और आपके ये सिलेबस से है नहीं रिलेटेड, रेफरेंस वगैरह में कहीं से पता नहीं कहाँ, ये आने वाला नहीं है। बस इसको करना क्या, बस इसको इसी फार्मूले पे ओपन करके अरेंज कर देना है, और x के फॉर्म में पॉलिनोमियल या इक्वेशन जो भी बनेगा, देन उसकी आपको वैल्यू निकालना है, और फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो y की वैल्यू। ये मेरे ख्याल से फोर, नहीं, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे आपको, इसके लिए टेंशन नहीं, बट मैंने प्रोसेस बता दिया, ऐसे ही करना है। इसको सॉल्व करना, अभी मैं यहाँ पे करने लगूंगा तो पूरा पीरियड चला जाएगा। इसको आपको a + b + c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाकर ओपन करिएगा, अरेंज करिएगा, एक साइड को जीरो बना दीजिएगा, देन आप एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा। या अगर क्वालिटी जब पढ़ा देंगे तब करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में काफी चर्चा कर चुके हैं, और किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं। और आज की डेट पे हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के 15 चैप्टर में से 4 चैप्टर आई थिंक खत्म कर चुके हैं, राइट? चैप्टर नंबर 2, 3 और उधर से 8, 9, ये 4 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। बस एक चीज और बच्चों कहनी है, आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। नोट्स हम 10-15 दिन के अंदर, एनसीईआरटी के नोट्स जितना कराया गया है सभी के, क्योंकि आपको पता है इस बार इंटरनल असेसमेंट भी है, इंटरनल असेसमेंट इस नोट्स का भी नंबर है, तो उसी के तरीके से नंबर आपको दिया जाएगा। नोट्स इसलिए जरूर आप लोग कंप्लीट रखिएगा। और अभी हमने चैप्टर नंबर 1, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो बनाते रहो, अब इंटर का रिजल्ट वाला काम जैसे ही हो जाएगा बिल्कुल कॉपी ही चेक करेंगे। अब आते हैं सीधा नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम, सीबीएसई सीबीएसई वाले हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं कि हमको बताएंगे। हाँ तो सुनो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो एंड ऑफ जुलाई तक में, मतलब जुलाई के लास्ट से पहले तक में वो, मेरे को ऐसा लगता है पहले तो वो सिलेबस रिड्यूस करेंगे। सिलेबस रिड्यूस मतलब 30% तक लगभग वो हटाएंगे।
और हटाने के बाद वो उसको 50-50 में डिवाइड करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा। तो जैसे मैंने कि अभी यूक्लिड डिवीजन 11 नहीं पढ़ाया, मैं बच जाऊंगा, मेरा टाइम बचेगा। और ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हो बेटा कि जल्दी करते सीबीएसई वाले, जैसे बस भेजेंगे कल तुम्हारा सिलेबस तैयारी हो जाएगा। हाँ, बोलो जल्दी। तुम लोग बेटा तैयारी कब ही चालू करोगे, जब जानोगे कि अरे अब पेपर की डेट रिलीज हो गई है, आप पढ़ना चालू कर दो, पढ़ना। हाँ। वैसे मैं क्राइटेरिया थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत मैं क्राइटेरिया आपको मैं hint दे दे रहा हूँ। जैसे चैप्टर्स जिसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं वो चीजें डिलीट हो जाएंगी मेरे ख्याल से। जैसे वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है पेपर जो पहला बोर्ड का होगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो केस स्टडी पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे इनका, क्योंकि 90 मिनट का पेपर अगर वो वर्ड प्रॉब्लम पे टिका देगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे लास्ट ईयर भी क्या किया था, जब 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, और जैसे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ले लो, क्वाड्रेटिक का ले लो, तो सभी में से डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन सब हटा दिया था। डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो सब हटा दिया था, वर्ड प्रॉब्लम थे ही नहीं। तो बस केवल वर्ड प्रॉब्लम जो थे वो हल्के लेवल के थे, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे। जो डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ए ने बी से कहा कि प्रेजेंट है, ये सब चीजें नहीं, केवल न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम और बेसिक चीजें रहती हैं। तो जो हल्के हल्के चीजों को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो क्वेश्चन से कम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहेंगे। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, पता चला आपको पढ़े नहीं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ। अरे इतना आसान, देखो बिल्कुल बोल रहे हो इतना आसान नहीं, देखिए मैंने मेरा क्वेश्चन अभी तुमने सुना नहीं पूरा। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सभी ने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आगे लिख देगा व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टू हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे ऐसे लिख देगा बी इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे करके कर देगा। तो अब ऐसे ऐसे करके कर देगा, पता चला अब आपको समझ में नहीं आ रही जीरो नॉन जीरो क्या हो रहा है, इस तरह से फंसा देगा आपको। अगर छोटी सी चीज आपको नहीं पता है कि ये क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा जब ए नॉन जीरो होगा, पूछ लेगा लीनियर कब होगा, अगर बी ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो उसे कहेंगे क्या। देखो इसमें से क्वेश्चन कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर ए इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्यूबिक में, बाइलिनियर में, ऐसे। ये छोटी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल, कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जहां पे आपको क्वेश्चन से चीजें निकालनी है, आपको ये सोच के चलना है इसको हम एमसीक्यू में कैसे बनाएं। अगर आपने ये सीख लिया तो टफ नहीं होने वाला है। अगर जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हो, बस आपके माइंड में ये पहला क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड को हमसे पूछना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, क्या उसमें से एमसीक्यू बनाएगा। तो इस तरह से चीज, अब जैसे इतना भी वो हार्ड एमसीक्यू नहीं बना देगा तो पता चला आपको उसको सॉल्व करने के लिए 2 पेज चाहिए, क्योंकि पेपर तो ओएमआर शीट पे होगा ना, बहुत होगा एक दो, वही तो लिमिटेड ही रहेंगे पेज। अब पेपर एक कापी ही वो रफ के लिए दे देगा कि नहीं, एक कापी रफ के लिए करो, तो फिर मतलब ही क्या हुआ ओएमआर में कराने का। तो और 90 मिनट का पेपर है, 90 मिनट में मैक्सिमम खींच के, अब मैथ जैसे सब्जेक्ट का अगर वो 40 क्वेश्चन सपोज करो करता है, तो उसमें लेवल बहुत हल्के रहेंगे, और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा तो नो डाउट बहुत ज्यादा डीप में तो पूछा जा सकता है, बहुत बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रहेंगे, ये मेरा। ओके, तो क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो प्लानिंग भी है कि हम सोच रहे हैं कि अगर जैसे ही सिलेबस सिलेबस रिलीज होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो सीधा हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, वो लीनियर हो जाएगा अगर ए जीरो हो गया तो। ओके, उसके बाद क्या आपको पढ़ना है इसमें? देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें आपको रूट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको दूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब अगर कोई, जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना, पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो उसको आप दूसरे तरीके से भी आप उसके जीरोस निकाल, जैसे आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सपोज को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो लिया, और इसको आपने सपोज करिए सॉल्व किया, तो आया एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री या एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, कुछ भी आ गया मान लो सब एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा कुछ यहाँ पे सिक्स कर देते हैं चलो। तो अगर मान लो ये इस तरह का कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, अब मान लीजिए ये आ गया, अगर आपसे मैंने ये पूछा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसके जीरोस फाइंड आउट करिए। आपने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व किया, और आप कहोगे सर इसकी दो वैल्यू होगी, एक एक्स की वैल्यू टू होगी और एक एक्स की वैल्यू थ्री। ये तो आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, राइट? अब यहाँ पर क्या है, बोल दिया जाएगा इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए। अच्छा, मैं इस फार्मूले, जी जी जी, मैं इस फार्मूले को मैं कहता हूं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल। ये ये बच्चों ऐसा फार्मूला से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना डिफिकल्ट हो रहा है, आप वो दो टर्म नहीं ढूंढ पा रहे हो कि क्या कौन से वो दो नंबर होंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। और मैंने ये भी बताया था, देखिए इसी फार्मूले को अभी रिसेंटली, मतलब जब रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, जब क्लासेस चलती थी तो पवन सर एक बार हाई स्कूल की क्लास में गए, और वो रहते तो उसमें से किसी बच्चे को उन्होंने रैंडमली उठाया और कहा चलो बेटा श्रीधराचार्य फार्मूला बताओ। उनसे बोला कि श्रीधराचार्य फार्मूला बताओ। अब पता चला बच्चे कह रहे सर ये क्या होता है, तो इस फार्मूले को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, उन्होंने इस फार्मूले को दिया। और ये फार्मूला है क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन में टू ए। मैं इसका डेरिवेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और टी से डिनोट करते हैं। जो कि कब यूज होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है आप नेचर ऑफ द रूट्स पता करते हो, क्या, नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट का जो यूज होता है वो रूट्स के नेचर को पता करने के लिए किया जाता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करो तो जो उसका आंसर आए बच्चों वो रियल ही हो। आप देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और आपको मैंने बता दिया कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बच्चों यहाँ पर नेचर, अब आप टॉपिक ये भी डाल, हर सब आगे पीछे है जरूर इसमें, नेचर ऑफ रूट्स ये टॉपिक है, एक नंबर में जरूर पूछा जाता है हर साल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, बोला जाएगा नेचर बताओ। तो होता क्या है, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू बच्चों अगर कभी भी ये ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो हम कहेंगे जो उसके रूट्स होंगे यानी जो उसके जीरोस होंगे उसको क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलेंगे, रूट्स आर, जी जी हाँ, अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया हुआ था वहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स की जो दो वैल्यूज आई थी वो टू और थ्री थी, तो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल वही वाला केस है। आप चाहे तो देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस फाइव है और सी की वैल्यू सिक्स है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर मैं आपसे कहूँ निकालिए, तो बी स्क्वायर का मतलब 25 माइनस फोर ए सी का मतलब 24, जब आप माइनस करोगे तो आएगा वन जीरो, राइट? तो मैंने क्या बोला, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन then the roots are real and distinct. Okay, now the next case is if the discriminant is equals to zero। मान लो
जैसे यहाँ पे 25 - 24 लिखा हुआ है, सपोज करो 25 - 25 ही आ गया होता, तो ये जीरो आ जाता कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। So if the value of b square minus 4ac equals to 0, then the roots are real and equal. यहाँ पे distinct की जगह पे क्या हो जाएगा, equal. जैसे आप अब जैसे मान लो ये आ गया, फैक्टर आपने किया, फैक्टराइज किया, तो बिल्कुल बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू और साइन की वैल्यू, जैसे ये जो है, इधर भी x-2 है, इधर भी x-2 है, यानी कि जैसे लिखा हो x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ बिल्कुल आप चाहो तो अगर आप प्रोसेस करने से पहले चेक कर सकते हो कि इसका रूट निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो दूसरा केस ये बता रहे हैं, बस तीसरा केस वही है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मान लीजिए आपने सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ गई। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 25 - 24 सपोज करो, 24 - 25 सपोज करो लिखा हुआ है। तो जब 24 माइनस सपोज करो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा कि नहीं। ओके, जब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, देन द रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स नॉट रियल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इसका रीजन क्या, रीजन क्या है बच्चों, अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन में 2a। ये पढ़ा है कि नहीं अभी भी। तो अगर आप ये देखिए, ये जो रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है बी स्क्वायर -4ac, अगर ये निगेटिव हो गया तो क्या आएगा। अगर, क्या आपने कभी ऐसा नंबर पढ़ा है अभी तक, अंडर रूट -2 की वैल्यू, है ना।